विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चुनाव प्रचार के बीच आज भाजपा की बड़ी बैठक होनी है। लखनऊ में अमित शाह और जेपी नड्डा मीटिंग करेंगे। बैठक में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। बैठक में आगे के चरणों में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज शाम को लखनऊ में एक बड़ी बैठक होनी है। चुनाव प्रचार के बीच ये बैठक बेहद अहम है, क्योंकि अभी कई चरण बाकी हैं। तीसरे चरण का मतदान कल होगा, लेकिन आगे के चरणों में भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रहेगी, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा पर तीखा हमला बोला। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुखिया करहल में भी करहा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कन्नौज को छोड़कर अखिलेश करहल चले गए, जहां से वो खुद और उनकी पत्नी सांसद रही। जनता ने उन्हें नकार दिया और अब भाजपा के विकास पर वोट अब जनता देने के लिए तैयार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के पीएम कोरोना काल में भी काशी वासियों के साथ भोजन करते हैं, उन्हें तकलीफ ना हो इसके लिए रात में भी निकलते हैं। इन्हीं बातों के आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि पहले और दूसरे चरण का मतदान एक तरफा हुआ है। वरिष्ठ नेता और सपा के मुखिया अपनी कर्म भूमि छोड़कर अपने सैफई खानदान पर विश्वास करके करहल पहुंचे और करहल में भी करा रहे हैं। यानी समाज के उत्तर प्रदेश में उनको लगता है न किसी जात पर भरोसा था, यहां तक कि मुसलमानों पर भी भरोसा नहीं था। वह सीट और कोई चयन कर सकते थे, लेकिन कन्नौज अपनी कर्म भूमि छोड़कर सांसद रहे, पत्नी भी सांसद रही और कन्नौज को छोड़कर वो करहल में पहुंचे हैं, लेकिन जनता उनको नकार देगी। तो तीसरे चरण का जहां प्रचार कल थम चुका है और कल मतदान होना है, लेकिन चौथे चरण के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। रायबरेली में आज दो दिग्गजों की रैली होनी है। प्रियंका गांधी आज रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी। नुक्कड़ सभा और जनसभा भी प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। अमित शाह भी आज रायबरेली में ही रहने वाले हैं। रायबरेली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज रायबरेली में दो दिग्गजों की रैली होगी, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आएंगी, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आज रायबरेली से हुंकार भरेंगे। वहीं तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमते ही चौथे चरण के लिए तमाम नेता प्रचार में जुट गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में रैली कर सपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद समाजवादी गुंडों का नशा उतर जाएगा और ऊंचाहार में 12 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के गुंडों की जमानत आप लोग जब्त कराओ, हम विकास के लिए खजाना लाएंगे। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने यहां पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीधा हमला बोला और कहा कि 10 तारीख के बाद ऊंचाहार क्षेत्र में लखनऊ से 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर आएंगे। आपसे ही जानते हैं कि आखिर में क्या कारण है कि 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर ऊंचाहार में लाने की जरूरत पड़ी। सर, क्या लगता है ऊंचाहार और रायबरेली में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में गरीबों की, किसानों की और सरकार की जमीन को अवैध कब्जा किया और करवाया गया और अवैध कब्जों में बुलडोजर चलाना, उन जमीनों को खाली कराना, उन खाली जमीनों में गरीबों का मकान बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, छात्रावास बनाना, ये हमारी सरकार की नीति है। और पहली पारी में तो टेलर था, दूसरी पारी 10 मार्च के बाद जब शुरू होगी तो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। एक एक चुन चुन करके जिन्होंने अवैध कब्जा किया है उनको खाली कराएंगे। सर, अभी एक एंटी गुंडागुंडी सेल की बात है जो ऊंचाहार में ही नहीं, ये आसपास के जनपदों में भी चर्चा का विषय बन रहा। आखिर क्या है और क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पे जिस प्रकार की गुंडागर्दी होगी, जिसके कारण से लोग डरे रहते थे या कोई आवाज नहीं उठाने पाता था और इस प्रकार की आवश्यकता महसूस किया और हमारे प्रत्याशी महामंत्री प्रदेश के छोटे भाई अमरपाल जी ने
जब गुंडागुंडी सेल बनाया तो बल्कि मैंने पूछा क्या है, कहा यहाँ इस प्रकार का आतंक है। मैंने कहा इस प्रकार के आतंक और अपराध से इस क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए अच्छा कदम उठाया है, समर्थन करते हैं। एक और 10 तारीख के बाद की बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरा सफाया होगा, वहीं अखिलेश यादव हमला बोलते हुए कहते हैं कि 10 तारीख के बाद कमल गायब हो जाएगा, केवल साइकिल चलेगी। देखिए साइकिल तो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, अब वो 2014 में ही चली गई है, लेकिन बार बार वापस आने की वो बात करते हैं। और जब सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ सब एक साथ हो जाते हैं, यानी सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक साथ हो जाते हैं, तब भी ना सपा बच पाती है, ना बसपा बच पाती है, ना कांग्रेस बच पाती है, ना लोकदल बच पाता है। तो उनके बयान तो हवा हवाई। हमारे जो बयान है वो तथ्य के आधार पे है, संगठन के आधार पे है, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सेवा की गई है उसके आधार। एक लास्ट सवाल सर ये कि अमरपाल मौर्य जब से यहाँ पर आए हैं, एक सपा का कैडर वोट माना जाता है, एक ऐसा वो है, वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो क्या माना जाए इसको? कोई ऐसा कोई विरोध नहीं कर रहा है। जो विरोध कर रहे हैं सपा का विरोध समाजवादी पार्टी, ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी का। देखिए मैं तो एक लाइन की बात बोला करता हूँ, ये अंदर की बात, यदुवंशी हो चाहे रविदास वंशी, वो सब हमारे साथ। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी थे, जिनका साफ कहना था कि 10 तारीख के बाद निश्चित तौर पर कमल खिलेगा और यहाँ पर बुलडोजर भी आएगा, क्योंकि भाजपा की सरकार बन रही है। ट्रैवलिस्ट कैमरा नवीन के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। तीसरे दौर का प्रचार तो खत्म हो गया, लेकिन चौथे चरण के लिए धुआंधार प्रचार हो रहा है। आज उन्नाव में बड़े योद्धा जुटे, जहां जमकर हमले भी हुए। आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर का प्रचार तो खत्म हो गया, लेकिन चौथे चरण के लिए धुआंधार प्रचार हो रहा है। आज उन्नाव में बड़े योद्धा जुटे, जहां जमकर हमले भी हुए। आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यूपी की चौथी लड़ाई, 9 जिलों की 60 सीटों पर चढ़ाई। यूपी की चुनावी जंग, उन्नाव का वोटर किसके साथ? तीसरे दौर का प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन चौथे दौर की लड़ाई लगातार जारी है, क्योंकि 23 फरवरी को यूपी के 9 जिलों की 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए अभी से राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसकी बड़ी पिक्चर शुक्रवार को उन्नाव में देखने को मिली, जहां 3 राजनीतिक दलों के 3 बड़े योद्धा एक साथ अलग अलग मंच से गरज रहे थे। चौथे चरण की सभी 60 सीटों को फतेह करने का संदेश दे रहे थे। एक तरफ अखिलेश यादव थे, जो उन्नाव के मोहान में प्रचार कर रहे थे, तो सीएम योगी थे, जो अपने विरोधियों पर जमकर गरज रहे थे। वहीं मायावती के सेनापति सतीश चंद्र मिश्र सपा और भाजपा दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताकर निशाना साध रहे थे। इधर आपने देखा होगा ये घर नहीं जा पा रहे किसी के, अब ये डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। वो इसलिए बंद हो गया, जब से गांव वालों ने, कई परिवार के लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे तो लाल सिलेंडर उन्हें दिखा दिया, पहले ये भरवा जाओ तब हमसे वोट ले जाना। चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब बिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब ये चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा। चौथे चरण की ये सियासी गर्मी लखनऊ में भी देखने को मिली, जब प्रियंका गांधी ने वर्चुअली प्रचार कर हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में नई जान भरी। आपको बता दें कि चौथे चरण के रण में रायबरेली भी शामिल है, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ है। लेकिन सवाल बड़ा है कि पिछली बार तो ये गढ़ सपा की मदद से बच गया था, लेकिन इस बार बचेगा, क्योंकि सपा भी इसे जीतने का दम भर रही है, तो भाजपा वोट डलने का इंतजार कर रही है। कुल मिलाकर चौथे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आएगी, ये प्रचार, ये शोर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यूपी का चुनाव किस दिशा में जाएगा, इसका फैसला चौथे चरण के रण से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात बड़ी खबर की, यूपी में प्रधानमंत्री मोदी की कल 2 रैलियां होनी है। हरदोई और उन्नाव में रैली प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे। हरदोई में दोपहर 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उन्नाव में
प्रधानमंत्री की दोपहर 3 बजे सभा होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की कल 2 रैली होनी है, जिसमें कि हरदोई और उन्नाव में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अविनाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, हरदोई और उन्नाव 2 जगह पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। किस तरीके की तैयारी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है दोनों जगह पर प्रधानमंत्री की रैली? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कल जिस तरीके से तीसरे फेज का मतदान है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो चौथे फेज के मतदान के लिए भी तमाम सारी पार्टियां तैयारी कर रही है, क्योंकि चौथे फेज का जो मतदान है वो 23 फरवरी को है। और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1:30 बजे उन्नाव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे, तो माफ करिएगा, 1:30 बजे हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये उनका कल का कार्यक्रम है, क्योंकि उन्नाव और हरदोई दोनों जगह पे चौथे फेज में मतदान है, यानी कि 23 तारीख को मतदान है। लिहाजा प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच के बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में रैली करेंगे, जनसभा करेंगे और लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, उसी कड़ी में अब कल उन्नाव और हरदोई में भी रैली करेंगे। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए आपका। वहीं गाजीपुर में 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होने हैं और इस चुनाव में वोटरों का मूड क्या है ये जानना बेहद अहम हो जाता है। ऐसे में एबीपी गंगा की टीम गाजीपुर के जमानिया पहुंची और वोटरों का मूड जाना। रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र में चुनाव का काफी महत्व है। ऐसे में मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भी आगाज हो चुका है। 7 मार्च को वोटिंग होना है। ऐसे में आज हम आ पहुंचे हैं जमानिया विधानसभा के दिलदार नगर गांव में। दिलदार नगर गांव की बात करें तो यह गांव मुस्लिम बाहुल्य गांव है और यहाँ का लगभग 80% से ऊपर जो है मुसलमान रहते हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ एक यहाँ के एक बुजुर्ग हैं जो शायर भी हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे एक शायरी के माध्यम से कि वो क्या सोचते हैं। कौन कहता है कि हिंदू मुसलमान हैं हम? कौन कहता है कि हिंदू मुसलमान हैं हम? सच तो ये है कि इस देश की संतान है हम। सच तो ये है कि इस देश की संतान है हम। और क्यों उगाते हो नफरत के बीज यहाँ? क्यों उगाते हो नफरत के बीज यहाँ? एकता हमारी जीनत है, हिंदुस्तान है हम। एकता हमारी जीनत है, हिंदुस्तान है हम। और जंग आज़ादी के सलीबों पे हम बेखौफ चढ़े। जंग आज़ादी के सलीबों पे हम बेखौफ चढ़े। शिवा के मुहाफिज राणा के कमान है हम। शिवा के मुहाफिज राणा के कमान है हम। और कहाँ पाओगे ऐसी वफादारी की मिसाल? कहाँ पाओगे ऐसी वफादारी की मिसाल? रानी झांसी के वफादारों की पहचान है। तो ये थे हमारे साथ, इन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से हिंदू मुस्लिम का जो साझा कल्चर है जिसको लोग राजनीति करते हैं उससे हट कर इन्होंने बातें कही हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद जुनैद खान टाइगर नाम हुआ। जुनैद साहब, इसमें चुनाव चल रहा है जी, आपके इलाके में क्या माहौल चल रहा है? देखिए यहाँ पे जमानिया विधानसभा में इससे पहले बीजेपी की विधायिका थी सुनीता सिंह जी, उन्होंने जो है काम नहीं किया। अभी काम चल रहा है, जब चुनाव का पीरियड एकदम आ गया है सर पे तो रोड का काम चल रहा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज लिया है। जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जितने भी पैसे कमाने वाले बिजनेसमैन लोग हैं, उनसे इनका परसेंटेज बना रहता है और इन्होंने काम नहीं किया। और पूरे प्रदेश में भी आप अगर देखेंगे तो बीजेपी सरकार में सिर्फ मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने का काम हुआ है। साहब, आपकी जो उम्र है लगभग 70 के आसपास होगी। ऐसे में बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। इस बार का जो जमानिया का चुनाव है, क्या लगता है किस ओर जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जहाँ पे नफरत पैदा करने की चीज आएगी, हम लोग इसकी फेवर नहीं है। हम लोग नफरत से हमेशा दूर रहते हैं, मोहब्बत को चाहते हैं। और ये इस गवर्नमेंट से हमने अपने जिंदगी में यही देखा जब से शुरू हुआ है कि कहीं वहाँ लड़ाई, कहीं वहाँ लड़ाई, कभी हिंदू मुसलमान लड़ा रहे हैं तो कभी मॉब लिंचिंग हो रही, कभी कुछ, और सिर्फ नफरत की सियासत हो रही है। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अहमदाबाद बम केस धमाके में दोषियों को सजा मामले में मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है। विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में वो चुनौती देंगे। विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय है, ये उनका कहना है। कोर्ट ने धमाका मामले में 49 आरोपियों को दोषी माना है, जिसमें कि 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है
और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मौलाना मदनी का इस पर कहना है कि देश के नामी वकील दोषियों को फांसी से बचाने के लिए मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अहमदाबाद बम धमाके में कल जहां कोर्ट का फैसला आया और 49 दोषियों को सजा सुनाई गई, उसके बाद अब मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इसी तरीके पर हम ये भी समझ रहे हैं कि इनके अंदर भी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह आखिरी हद तक केस को लड़ती रहेगी और जो भी खिदमत की जा सकती है और जिस तरह बड़े से बड़े वकीलों की खिदमत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ली जा सकती है, ली जाएगी। अभी तो हाई कोर्ट का मसला है, जितने दिन भी लगे हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हमें तवक्को है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट से इनकी सज़ा में तखफीफ हो जाए, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता वहाँ हम कामयाब न हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।